हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो आज हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर 12 देखने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर 12 है इसमें हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल इन इंडिया। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई भी सजेशन है हमारे लेक्चर के इंप्रूवमेंट से रिगार्डिंग, तो देन आप हमें successnetra@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इन्वेस्टमेंट मॉडल इन इंडिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ए प्रोसेस ऑफ पुटिंग मनी इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है यानी कि लाभ को अर्न करने के लिए जितनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है हमारे पास में, जो पैसा है उस पैसे को प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना प्रॉफिट अर्न करने के मोटो से, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अपने पास जो पैसा है उसको हमने किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हमने इन्वॉल्व कर दिया, लगा दिया, उससे हमें प्रॉफिट अर्न होगा। जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्ट मेनली दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आपकी होती है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, जो हमने जो कैपिटल के अंदर जो हमारा पैसा है, जो हमने पैसा लगाया, वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्टरी सेक्टर। प्राइमरी यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल वाला सेक्टर आ जाता है, यानी कि आप एग्रीकल्चर को बोल सकते हैं। सेकेंडरी यानी कि आपका जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात होती है। और टेरिटरी मतलब टर्टरी मतलब आपका टर्टरी जो सेक्टर होता है, इसमें हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने पैसा लगाया तो जो पैसा है उसकी एक्सचेंज में हमको इक्विटी मिलती है। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो उस एंटिटी के अंदर जिसमें उन्होंने पैसा लगाया उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मान के चलिए कि टेस्ला है। अब टेस्ला है, जो टेस्ला इलोन मस्क की कंपनी है और ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उस पर कहीं ना कहीं इलोन मस्क यानी कि जो उसके ओनर है उसका कंट्रोल रहेगा। तो ये एक तरह से हो जाएगी हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स। यानी कि अगर हमने किसी भी एंटिटी के अंदर, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमने पैसा लगाया, लेकिन जो पैसा लगाया हमने सिक्योरिटी की, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमने बाई कर दिया, या फिर हमने उसके शेयर बाई कर लिए हैं, बॉन्ड बाई कर दिया, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू पे हमने उसमें पैसा लगाया है, वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट हियर इन्वेस्टमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। लेकिन जो मेन चीज़ रखने वाली बात है कि जो हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की थी, इसमें जो हमारे इन्वेस्टर थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन जो हमारे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें हमारे जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टेस्ला की बात करते हैं, अब इंडिया के अंदर टेस्ला हो गई, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी, और मैं या आप इसका कोई भी शेयर अगर हम बाई कर लेते हैं, एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट तो ये हो जाएगी। लेकिन क्या हमारी डिसीजन मेकिंग में टेस्ला की जो डिसीजन लेती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिगार्डिंग, उसमें हमारा कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा। यानी यहाँ पे हमारी जो कंपनी है, जिस एंटिटी में हमने पैसा लगाया, उसमें हमारी डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं रहता है डायरेक्टली। तो उसमें हम बोलते हैं आपकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमारी दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आपकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंसिडरेबल फैक्टर्स वाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले सेविंग रेट। सेविंग रेट मीन्स टू से कि जिस भी कंट्री के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस भी एंटिटी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे टोटल अर्निंग कितनी है और वहाँ से हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। यानी कि हमने मान लिया कि 10 रुपये कमाए और 10 रुपये में हमारा जो रहन-सहन है उसमें हमारी जो इनकम है वो 8 रुपये खर्च हो जाती है। यानी कि हमारी जो डिस्पोजल इनकम है वो हो गई हमारी 8 रुपये, टोटल इनकम थी हमारी 10 रुपये। यानी कि हमारी सेविंग रेट कितनी होगी, यानी कि 10 रुपये कमाने पर हम सिर्फ 2 रुपये की सेविंग कर जा रहे हैं। यानी कि जहाँ पे हमारे सेविंग रेट्स बेटर होंगे वहाँ पे हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेकंड आते हैं आपके टैक्स रेट। यानी जिस भी कंपनी या फिर किसी भी कंट्री के अंदर, यहाँ पे मेनली कंट्री होगा, जिस भी हम कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टैक्स के रेट हैं वो क्या है। यानी कि हमारी टोटल इनकम है उसमें से हमारी जो नेट इनकम है वो कितनी बचेगी, यानी कि हमारी जितनी टोटल इनकम है, ग्रोथ इनकम, उसमें से हमारा जो डिडक्शन है वो हमको कितना देना पड़ेगा। तो सिंपली टैक्स रेट भी आपके कहीं ना कहीं सेविंग रेट से ही रिलेटेड होते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। इन्फ्लेशन होता है आपका जो कोई भी कंट्री है उसकी जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर किस हिसाब में डिक्लाइन या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उस कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो कैसा है। यानी कि अगर वहाँ पे हायर इन्फ्लेशन होगा तो देन वो एक आपकी अच्छी ऑप्शन नहीं होगी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग।
वहाँ पे जो बैंक है वो क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो सकता है, और वहाँ पे जो जिस भी कंट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या भी जिस भी आप स्टेट में या फिर किसी भी क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके प्रोडक्शन फैक्टर है उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, यानी कि वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है नहीं, चीप लैंड अवेलेबल है, वहाँ पर का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी है या नहीं, एनर्जी अवेलेबल है या नहीं है। मान के लिए कि आपने एक कंपनी लगा दी आपने किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया पे, ना यहाँ पे सड़कें अच्छी हैं, ना वहाँ पे एनर्जी की सप्लाई अच्छी है, तो देन आप वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे। तो ये आपकी ये चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती हैं। और वहाँ पे जो आपकी मार्केट साइज़ है, वो मार्केट साइज़ वहाँ पे कैसा है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी है नहीं, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई है, वो रेशियो एक प्रॉपर वेल मेंटेन है नहीं, यानी डिमांड और सप्लाई के जो फैक्टर है वहाँ पे काम कर रहे हैं नहीं। मान चलिए कि आपने प्रोडक्शन तो कर दिया 100 यूनिट का, और वहाँ पे जो डिमांड है वो 1 यूनिट की भी नहीं है, तो देन कैसे आप वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो देन ये जो फैक्टर है ये वहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं उसके टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप का मेनली इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं आपके पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, और एक आपका PPP यानी कि PPP इसको बोलते हैं, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जो आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय गवर्नमेंट बाय यूजिंग रेवेन्यू और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि जो हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है इसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है टोटल जो इन्वेस्टमेंट करती है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो कहाँ से आता है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसकी कंपनी की उस कंट्री की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनसे जो रेवेन्यू आता है उसका वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि टोटल जो कंट्रोल आता है वो गवर्नमेंट करता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर है उनको इनवाइट किया जाता है, वो प्राइवेट प्लेयर आपके डोमेस्टिक भी हो सकते हैं या फिर आपके फॉरेन भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वहाँ पे जनरेट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसके अंदर क्या होता है कि दोनों आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं और आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये दोनों मिलके काम करते हैं, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे मिलकर काम करेंगे उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल इन इंडिया के अंदर जो अब तक के इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो कौन कौन से फॉलो किए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल। इसमें क्या बोला गया था, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय इंक्रीज सेविंग एंड यूजिंग दैट इन्वेस्टमेंट मोर इफेक्टिवली थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यानी कि हमको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है कैसे, अपनी सेविंग को इंक्रीज करके, और जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इफेक्टिवली यूज करना है अपनी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के लिए। ये था हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा आता है आपका सोलो स्वैन मॉडल। ये आपका कहीं ना कहीं हेराल्ड डोमर मॉडल है, इसका ये एक अपग्रेडेड वर्जन था, इसको ये लॉन्ग रन में लेके चले थे। इसके अंदर जो मेन बात की गई थी, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसको उसके एडवांसमेंट को करके हम जो अपनी प्रोडक्टिव है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा जाता है आपका फील्डमैन महालबोनिस मॉडल, या फिर इसको हम नेहरू महालबोनिस मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें बात की गई थी आपके जो डोमेस्टिक गुड्स कंजप्शन है उसको इंक्रीज करने के ऊपर। और फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नरसिम्हा राव एंड मनमोहन मॉडल। जो नरसिम्हा राव और मनमोहन मॉडल है इसमें बात की गई थी आपकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। लिबरेशन क्या होता है कि लेसनिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड ब्रिंग FDI, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका जो रोल है वो हमको कम करना है, और इसमें हमको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको इनवाइट करने का भी इसमें काम किया गया था, यानी कि FDI इसके अंदर लेके आ गया। FDI होती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि नरसिम्हा राव जो मनमोहन मॉडल था उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन पर हम इसको फोकस करते हैं। इसको हम LPG रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसको LPG की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसको 4 फेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो 4 फेज हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा जो फेज आता है वो आता है आपका 1951 से 1969। सेकेंड फेज आपका आएगा 1970 टू 1974, फिर आएगा आपका 1974 टू 1990, और फिर आएगा आपका 1990 एंड वो आपका अब तक। तो जो आपका पहला फेज है 1951 से 1969, इसके अंदर क्या है, इसको हम फेज बोलते हैं स्टेट लेड डेवलपमेंट, यानी कि स्टेट लेड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो कंप्लीट रोल था, कंप्लीट मोनोपोली थी वो आपकी गवर्नमेंट की यहाँ पे थी। और
इस फेज के अंदर जो PSU यानी पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स थे उनको हम टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते थे। और इनमें जो हमारा फोकस था, जो कंट्री के पास में रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर पे हमारा कंप्लीटली फोकस यहाँ पे थे। और जो कंट्री का कंप्लीट फाइनेंस सिस्टम था या फिर टैक्स सिस्टम था या फिजिकल पॉलिसी थी वो रेगुलेट की जाती थी इस तरीके से कि जो गवर्नमेंट के प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं, जो गवर्नमेंट के प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उनको फुलफिल किया जा सकते हैं। देखिए दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक आपके होते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, एक आपके होते हैं नॉन प्लान। जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है मतलब किसी भी साल की अगर हम बात करते हैं तो उस बजट की बात करते हैं, बजट में हम कुछ प्लानिंग की जाती है कि इस सेक्टर में हम इतना खर्च करेंगे, इस सेक्टर में हम इतना खर्च करेंगे, इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, यानी कि जिनके हमने खर्चों की प्लानिंग कर लिया होते हैं आपके प्लान एक्सपेंडिचर। और आपके जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉन प्लान जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके जो अचानक है, मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया या फिर किसी कंट्री के अंदर में वार हो गई या फिर कोई आपका जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो पेंडेमिक कोई आ गया, तो आपके होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो गवर्नमेंट का कंप्लीटली फोकस था वो था जो प्लान एक्सपेंडिचर है उनको मीट करने के ऊपर। और इसी वजह से कुछ जो हमारे कुछ टारगेट थे वो डिटेल भी हो गए कई टाइम पे, क्योंकि हमें जो अपना रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करना पड़ा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की तरफ में, क्योंकि एक हमारा इसी बीच में चाइना के साथ में वार हो गई थी और दूसरा हमारा पाकिस्तान के साथ में वार हो गई थी और इसी बीच में एक बार हमारा सूखा भी पड़ गया था। तो ये आपका था फेज 1। यहाँ पे कम्प्लीटली था आपका जो डोमिनेशन थी वो आपकी गवर्नमेंट की यहाँ पे थी। अब बात करते हैं हम फेज 2 की। फेज 2 के अंदर में क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फेवर किया कि जो कंट्री को प्राइवेट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट वाज इन फेवर ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हमारा फेज 2 है 1970 से 1973 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन उन सेक्टर में हमको लेके आना पड़ेगा जो उनके लिए खुले हुए हैं। और इसी के लिए इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1970 लेके आए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1970 थे इसमें मेनली जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको चार सेक्टर में डिवाइड किया गया। एक आपका आ गया कोर सेक्टर, दूसरा आपका मिडिल सेक्टर, थर्ड आपका आ गया आपका नॉन कोर हैवी इंडस्ट्री और फिर आपका आ गया डी लाइसेंस्ड सेक्टर। जो आपका कोर सेक्टर था, कोर सेक्टर के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की जो हमारी इंडस्ट्री थी या फिर आपकी बेसिक और क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की इंडस्ट्री, यानी कि आपकी एटॉमिक एनर्जी हो गई, आपकी आयरन स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब इंडस्ट्री कंप्लीटली गवर्नमेंट के मोनोपोली के अंदर इनको रखा गया, यानी कि इस पे कंप्लीट कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का। सेकंड आ गया आपके मिडल सेक्टर। मिडल सेक्टर के अंदर उन इंडस्ट्री को रखा गया जिनको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में। थर्ड आ गई आपकी नॉन कोर हैवी इंडस्ट्री, यानी कि कोर सेक्टर के अंदर तो आपकी ये आ गई जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की इंडस्ट्री थी। अब आ गई नॉन कोर हैवी इंडस्ट्री के अंदर ऐसी इंडस्ट्री जिनको रिक्वायरमेंट थी इन्वेस्टमेंट की 5 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा। ये जो इंडस्ट्री थी ये आपकी जॉइंट सेक्टर, यानी कि आपकी पब्लिक और आपकी प्राइवेट दोनों इसमें मिलके काम करेंगे। और जो आपका डी लाइसेंस सेक्टर था, डी लाइसेंस सेक्टर का मतलब यह था कि जो जितनी भी जो इंडस्ट्री है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है लेस देन 1 करोड़ और लेस देन 1 करोड़ उनको हमने लाइसेंस से छूट दे दी। तो ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1970 में हम लेके आए थे फेज 2 के अंदर। अब बात करते हैं हम फेज 3 की। जो हमारा फेज 3 था वो था 1974 से 1990 के बीच में। इसके अंदर जो प्रपोजल रखा गया था, प्रपोजल इसके अंदर रखा गया था कि जो हमारी कंट्री है उसका जो प्लान्ड डेवलपमेंट है, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं इन्वाइट करेंगे। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी सिर्फ ओनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रूट के थ्रू, और वो भी अप टू 26%। इसमें हम कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कैश है वो हम इसमें कैश को उसमें क्या बोलते हैं उसको अलाउ नहीं किया गया था कि कोई भी मतलब बाहर का इन्वेस्टर है वो सीधा लाके इंडिया के अंदर में पैसा अपना लगा देगा, ऐसा नहीं था। सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा ही हमने फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया गया था। और इसीलिए हमने इनेक्टमेंट किया था फेरा होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974 का। इसके अंदर हमने रेगुलेट किया फॉरेन पेमेंट्स को, और जो फॉरेन कंट्री का फ्लो था इंडिया के अंदर उसको हमने टाइटन किया। और जो फॉरेन एंटिटी थी उनको सिर्फ उन सेक्टर के अंदर में हमने अलाउ किया जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन थे। और ये कौन कौन से सेक्टर थे जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, रेजोल्यूशन आया था 1956 के अंदर। इसके जो शेड्यूल बी में जो इंडस्ट्री रखी गई थी
उसको हम बोलते हैं जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अलाउ थी। उन तो सिर्फ जो इंडियन IPR था हमारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसकी जो शेड्यूल बी के अंदर जो भी इंडस्ट्री थी तो उनके अंदर फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के थ्रू उनको सिर्फ अलाउ किया गया। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो ये है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ये क्या है। इसके अंदर 4 शेड्यूल थे मेनली, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 3 शेड्यूल थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर उन सब इंडस्ट्री को रखा गया था जिन पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। इसमें टोटल 17 इंडस्ट्री थी। इसमें आपकी एटॉमिक एनर्जी हो गई, जैसे आयरन एंड स्टील हो गई, हैवी मशीनरी होगी और मिनरल ऑयल हो गया। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट की जो इंडस्ट्री थी वो शेड्यूल ए के अंदर थी। शेड्यूल बी जिसकी हम बात करते हैं, इसके अंदर में FDI को कहीं ना कहीं अलाउ किया गया था टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर के द्वारा। इसके अंदर प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है दोनों मिलकर जो काम कर सकते हैं, यानी जो जॉइंट वेंचर इंडस्ट्री थी उसको रखा गया था। टोटल 12 इंडस्ट्री इसके अंदर थी, जैसे आपका ड्रग हो गया, केमिकल हो गया, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें रखी गई। और तीसरा था हमारा शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंदर में वे इंडस्ट्री थी जिनके अंदर सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर थे वे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके अंदर कौन कौन सी आपकी इंडस्ट्री थी जो शेड्यूल ए में थी और ना शेड्यूल बी में, वे सारी इंडस्ट्री आपको रखी गई थी शेड्यूल सी के अंदर। तो जब इसका असेसमेंट किया गया तो जो बहुत सारे एक्सपर्ट थे वो बिलीव करते हैं कि इंडिया ने यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी, जो हमारी जो इंडस्ट्रियल थी उसको जो बूम करना था, वो हमने अपॉर्चुनिटी है उसको जो मिस कर दिया। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी उतना एडवांसमेंट नहीं करके, क्योंकि 1965-1966 के द्वारा जो बहुत सारी साउथ एशियन कंट्री थी, जैसे आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और साउथ कोरिया, इन्होंने जो अपनी इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, जहाँ पे आपकी जो इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया, साउथ कोरिया, ये सब यहाँ पे FDI ओपन थी, वो डायरेक्ट भी FDI ओपन थी और इनडायरेक्ट जो FDI थी वो भी ओपन थी। लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पे हम 1974 की बात कर रहे हैं। 1974 में सॉरी जस्ट वेट 1974 में भी हमने सिर्फ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ हमने किया था, वो भी अप टू 26%, और वो भी सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की फॉर्म में। तो इसी वजह से बोलते हैं कि हमने जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर दिया। अब हम जो 1990 है, 1990 से जो पहले इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट मॉडल था उसका हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट जो मेन इन्वेस्टर रही, पब्लिक सेक्टर था उस पर हमने जोड़ दिया, और जो हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे वो हमने हमेशा कट करने की कोशिश की, क्योंकि ताकि हमारे जो प्लान एक्सपेंडिचर है उनको हम मीट कर सकते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो एजुकेशन और हेल्थ केयर आदि सेक्टर हैं वो भी इग्नोर किए गए हैं। और जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होनी थी उस दौरान वो हमारी कहीं ना कहीं हैम्पर हुई, वो उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में ना फंडिंग थी ना हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही थी। और जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे गवर्नमेंट के, उससे आपके टैक्स थे, इंटरनल बोरोविंग थी, यानी कि जो हम देश के अंदर से कोई कर्जा ले लिया, या फिर हमारा एक्सटर्नल बोरिंग थी, बाहर के देशों से हम कर्जा ले रहे हैं, या फिर हम अगर दोनों से भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पा रही है तो हम जो है फ्रेश करेंसी उसको हम प्रिंट कर ले रहे थे। अब बात करते हैं हम फेज़ 4 की। फेज़ 4 आता आपका 1991 से अब तक का। 1991 में क्या हुआ कि 1991 में गल्फ वार हुई थी, सॉरी 1990 में गल्फ वार हुई थी फर्स्ट। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो यूनाइटेड स्टेट था, यूनाइटेड स्टेट लेड कोएलिशन ऑफ 35 नेशंस अगेंस्ट इराक इन रेस्पॉन्स ऑफ इराक इन्वेजन एंड एनेक्सेशन ऑफ कुवैत। यानी कि क्या हुआ था 1990 में जो हमारी गल्फ वार फर्स्ट हुई उसके अंदर जो यूएस थी, यूएस प्लस में 35 कंट्री थे, इन्होंने जो इराक है, इराक पे मिलिट्री एक्शन लिया था। और इसका एक्शन लेने का क्या कारण था कि इराक ने इन्वेजन किया था कुवैत के ऊपर, उसका एनेक्सेशन कहीं ना कहीं इन्होंने कर लिया था। तो ये गल्फ वार 1 हुई, तो इसी कारण से आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था इंडिया के अंदर वो आ गया था। यानी कि इंडिया के पास में उतना पैसा नहीं था कि जो अपनी जो इंपोर्ट ये ऑयल वगैरह करते थे वो उतना कर सके। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया के अंदर आ गया। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया गया IMF के पास में फॉर फाइनेंस लैब। IMF ने आपको इंडिया की हेल्प की, लेकिन उसने कुछ कंडीशन रखी। जो कंडीशन थी, कंडीशन के अंदर
इंडिया को अपनी जो इकोनॉमी थी उसको रिस्ट्रक्चर करना था, और जो ये रिस्ट्रक्चर की गई इकोनॉमी, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। इसको हम एलपीजी रिफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट मोनोपोली के जो सेक्टर थे वो प्राइवेट प्लेयर के लिए खोल दिए गए। इसमें एक्सक्लूड रखा गया था न्यूक्लियर एनर्जी और फिर आपका रेलवे को, लेकिन ये भी बाद में पार्शली ओपन कर दिए गए थे। और जो इन में प्राइवेट सेक्टर के लिए जो ओपन की गई थी इन्वेस्टमेंट, 26 to 100% तक आपकी जो एफडीआई है उसको यहाँ पे अलाउ किया गया था। और यहीं से आपका आता है पीपीपी मॉडल निकल के, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलके काम करेंगे। और आज के समय की जो बात है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो आकर्षित है, केंद्रित है अपने आप को सिर्फ लिमिटेड करना एक रेगुलेटर, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम होना चाहिए एज ए रेगुलेटर। और इनकी जो टोन है, इनका जो टोन इंक्रीज ऑफ ए फैसिलिटेटर एंड केयर टेकर ऑफ डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सेक्टर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो डिसएडवांटेज वाले सेक्शन है और जो मार्जिनल सेक्टर है उनके केयर टेकर और उनको फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना। इस तरह हमारा जो गवर्नमेंट है उसका जो रोल है ध्यान केंद्रित है और अपने आप को फोकस है कि एक रेगुलेटरशिप में काम करूं, यानी कि हमको गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, इसका काम है सिर्फ रेगुलेट करना, यानी कि वही इसी तरफ हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। तो ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है इसका फेज 4 अभी चल रहा है। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप हमारी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल @सक्सेस नेत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।